हेलो एंड वेलकम। तो हमने जो क्लास 10th फिज़िक्स की जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है तो उसमें हमने लाइट जो है कंप्लीट कर ली है। जिसने लाइट वाला वो पोर्शन नहीं देखा, लाइट वाला चैप्टर नहीं देखा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वहाँ से देख सकता है। ठीक है। तो इस वाला ये जो यूनिट है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें हमने ह्यूमन आई वाला जो पोर्शन, एक जो इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने ह्यूमन आई वो कंप्लीट किया है। ह्यूमन आई होती क्या है, कंस्ट्रक्शन उसकी, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है। तो मतलब ह्यूमन आई हमने पूरा कंप्लीट किया है। अब बचता है, अब इसमें कुछ फिनोमेना, लाइट फिनोमेना बचते हैं, जैसे डिस्पर्जन हुआ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हुआ, बहुत सारे और मतलब कॉमन फिनोमेनाज है जो हमारी अर्थ पे या हमारे यूनिवर्स में होते हैं ड्यू टू लाइट। ठीक है, लाइट फिनोमेनन। तो वो हम इसमें इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हम पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म से, तो जब हमने लाइट का जो यूनिट पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है। तो इस वाले यूनिट में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो प्लेन सरफेस से बाउंड होता है। दैट मीन्स प्लेन इज ए, एक प्लेन क्या है, एक प्लेन एक ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो बाउंडेड है बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड एट एन एंगल। ठीक है। जो दो प्लेन सरफेस से बाउंड होता है और वो दोनों सरफेसेस एक एंगल पे होती है। ठीक है। और हमें याद रखना है कि उसकी दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती है। हमें याद रखना है एक प्रिज्म की दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती है। ठीक है। और अब क्या होता है, जब इस पर एक रे ऑफ लाइट पड़ती है, ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होती है। हमने ग्लास स्लैब में देखा कि इसमें रिफ्रैक्शन कैसी होती है। अब इसमें देखते हैं, एक इंसिडेंट रे इस पर पड़ती है। इंसिडेंट रे इज दैट रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट टू द सरफेस। ठीक है। एक इंसिडेंट रे इस पर पड़ती है, हमने नॉर्मल डाला एक। ठीक है, हमने एक नॉर्मल डाला तो एक एंगल जो बनता है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं इसे। ठीक। अब ये ड्यू टू जो रे ऑफ लाइट आई है वो रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आई है, क्योंकि ग्लास इज ए मीडियम। ठीक है, ये एक मीडियम है। ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे इसने ट्रैवल किया, तो हमें पता है जब भी एक रेयर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इसलिए वो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, ये इसकी बेंडिंग होगी। ठीक, ये जो लाइट है ये इसकी बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड दिस एंगल आर। ठीक है, इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक। अब यहाँ से फिर से बाहर निकलेगी ये रे ऑफ लाइट, इट इज़ नोन एज इमर्जेंट रे। ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे बिकॉज इट इमर्जेस फ्रॉम ग्लास सरफेस टू द एयर। ठीक। अब एक और नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक, एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था ग्लास स्लैब के केस में कि ये जो इंसिडेंट रे होती है और ये इमर्जेंट रे, ये उसमें पैरेलल थी और इन दोनों का डिस्टेंस जो था उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर ग्लास प्रिज्म के केस में हम देखें तो ये जो इंसिडेंट रे है ये इस एंगल में है और इमर्जेंट रे यहाँ पे इस एंगल में है, तो दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों का ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो ग्लास स्लैब थी उन दोनों के बीच में जो एंगल था, जो डिस्टेंस थी, उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते थे बिकॉज इन दैट केस इंसिडेंट रे वाज पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, बट इन दिस केस द इमर्जेंट रे is at an angle to the incident ray, so this distance, this displacement is known as angular displacement। तो ये याद रखना है जो बेसिक डिफरेंस है। ग्लास स्लैब के केस में लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है और ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म के केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये बेसिक रिफ्रैक्शन होती है किसके केस में? प्रिज्म के केस में। ठीक है। तो अब अगर रिफ्रैक्शन की बात, डिस्पर्जन की बात हम करें इसमें, तो हमें पता है कि जब भी एक वाइट रे ऑफ लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो वो जैसे ही दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो स्प्लिट होती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। तो हमने बेसिक्स अब जब लाइट कवर किया था उसमें हमने बताया था कि जो वाइट लाइट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, उसके साथ प्राइमरी तो 3 ही होते हैं उसमें, अगर आप देखोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। तो प्राइमरी 3 कलर होते हैं लेकिन बेसिक वो आपस में मिलकर 7 कलर बनते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं। तो जब भी एक वाइट लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है तो वो ब्रेक डाउन होती है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। सो द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए ग्लास, ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्जन मैंने उसमें भी डेफिनेशन बताई, इसमें भी बता रहा हूँ कि जब एक वाइट लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक, अगर किसी को याद नहीं रहा तो मैं फिर से बता दूंगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है। जब वाइट लाइट इंसिडेंट होती है प्रिज्म सरफेस पे, ठीक है, सो दिस वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, सो दिस स्प्लिटिंग अप ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म। ठीक है, जब भी पास होगी प्रिज्म के थ्रू, इट इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक। अब क्या है, अब हमें ये बैंड जो मिला, अब यहाँ पे कलर का बैंड जो मिला, ठीक है, ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है, ये जो बैंड ऑफ कलर्स हमें मिला इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो द बैंड ऑफ कलर्स वी गेट आफ्टर डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये स्पेक्ट्रम मतलब इसी में होता है। ठीक है, कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, इसी फॉर्मेशन में हमें ये स्पेक्ट्रम मिल जाता है। ठीक है,
तो अगर हम एक स्क्रीन यहाँ पे लगा दें, जो दैट मीन्स आफ्टर प्रिज्म अगर हम एक स्क्रीन लगाते तो हमें ये सारे कलर्स इस पे मिल जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स इफ वी प्लेस अ स्क्रीन आफ्टर द प्रिज्म सो दैट डिस्पर्स्ड कलर्स सो द स्पेक्ट्रम गेट्स फॉर्मड ऑन दैट स्क्रीन, ठीक। तो ये हमें इस पे ये स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये डिस्पर्जन होता ही क्यों है, अब ये क्वेश्चन है कि ये डिस्पर्जन क्यों होता है, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट क्यों होता ही क्यों है, अब ये वाइट लाइट स्प्लिट ही क्यों होती है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो सारे वेवलेंथ्स के लिए सेम है, ठीक है। जो वेवलेंथ्स क्या होती है, आप किसी को ये नहीं समझ आया होगा कि वेवलेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल इन जनरल हम वेव जो होती है वो ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, दिस इज नोन एज क्रस्ट, दिस इज नोन एज ट्रफ, ठीक है। ये वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें मैंने बताया था कि वेव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पहले वीडियो में, बेसिक्स ऑफ लाइट। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कंसिडर दिस एज ए वेव, तो ये वेव का क्रस्ट होता है, ठीक है, और ये वेव का ट्रफ होता है, ठीक। दिस इज नोन एज ट्रफ, ठीक। अब डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड क्रस्ट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट और लेंथ बिटवीन वन क्रस्ट टू द अनदर क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ, और लेंथ बिटवीन वन ट्रफ टू द अनदर ट्रफ, ठीक, इसको भी वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। सो अब हमें पता है कि वैक्यूम में जब भी एक वेव चलती है, ठीक है, जब भी वैक्यूम में वेव चलती है तो वो क्या करती है हर एक वेवलेंथ की वैक्यूम में सेम स्पीड होती है, इसलिए हमें डिस्पर्जन वैक्यूम में दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन किसी मीडियम में जब भी आती है, किसी मीडियम में जब भी लाइट ट्रैवल करती है तो हर एक वेवलेंथ की अलग अलग स्पीड होती है। दैट मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, अलग अलग जो है अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ होगी उसमें, ठीक। तो ये हमें याद रखना है। अब क्या है कि अगर हम बात करें कि हर एक कलर की अलग वेवलेंथ होती है एक मीडियम में, ठीक है। तो अगर हम रेड कलर की बात करें, रेड लाइट की बात करें, इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और कॉन्सिक्वेंटली अगर हम ये बात करें तो रेड लाइट सबसे कम डिविएट होगी। हमें पता है कि रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, ठीक है, रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है। जब रेड लाइट की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होगा वो सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब रेड लाइट सबसे कम डिविएट होगी। और वायलेट लाइट का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वायलेट लाइट है इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है। इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या है, वायलेट लाइट जो है डिविएट होगी सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वायलेट लाइट जिसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है, ठीक है, दैट मीन्स डिफरेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स और टू ट्रफ्स, ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है, वायलेट के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा मीडियम का जिसमें ये ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो वायलेट लाइट होगी वो डिविएट होगी सबसे ज़्यादा। दैट मीन्स दिस इज द ऑर्डर, दिस स्पेक्ट्रम इज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ्स, ठीक है। और इंक्रीजिंग दैट मीन्स जो सबसे ज़्यादा डिविएट हुई है उसके हिसाब से ये है। तो दैट मीन्स रेड इज़ द लीस्ट डिविएटेड वन एंड वायलेट इज़ द मोस्ट डिविएटेड वन, एंड वी कैन से दैट रेड इज़ हैविंग द highest wavelength or the longest wavelength and violet is having the shortest wavelength, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ। तो ये हमें याद रखना है, जो रेड है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है और सबसे कम भी है। और ये हमें याद रखना है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अपोजिट होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी, ठीक। तो इसका मतलब जो रेड है, रेड इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। वायलेट कलर जो है इसकी सबसे कम वेवलेंथ और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब हमें जो ये है स्पेक्ट्रम मिल गया, दैट मीन्स वी गॉट अ बैंड ऑफ कलर्स, ठीक है। अब अगर हम इसको फिर से एक वायलेट लाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें एक बीम ऑफ वाइट लाइट पास होती है ग्लास प्रिज्म के थ्रू, तो हमें पता है कि वो स्प्लिट होती है इनटू 7 कलर्स, ठीक है। और वी से दैट वी गेट अ स्पेक्ट्रम हियर, ठीक। जब भी हम स्पेक्ट्रम किसी इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म, हम एक इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म उसके बाद लगा देंगे, तो जब भी ये स्पेक्ट्रम इस पर फॉल होगा, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वी गेट अ वाइट लाइट। तो सो सिंपली वी कैन से दैट इफ वी हैव टू गेट white light again after spectrum, after dispersion of light, we have to put an inverted glass prism after the prism, ठीक। so we get the white light back। तो ये हमें याद रखना है, ठीक। so we can say that dispersion produced by this prism is equal and opposite to the dispersion produced by this prism, ये हमें याद रखना है। so dispersion produced by this prism is equal and opposite, ठीक है, ये हमें याद रखना है। if we place the glass inverted, ठीक है, so we can say that dispersion produced by this prism is equal and opposite to that, so after dispersion we get white light again, ठीक, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब एक और फिनोमेना है लाइट का, वो है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो बनती कैसे है, ठीक है। जब भी हम मतलब एनवायरमेंट में रेनबो देखते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये रेनबो तो मतलब बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ठीक है, ये बनती कैसे है, ठीक है। लेकिन अगर हम बाय फिजिक्स देखें, थ्रू फिजिक्स देखें, तो उसमें बहुत सारे लाइट फिनोमिनन ऑकर हुए होते हैं। जैसे डिस्पर्जन हुआ होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ होता है, ठीक है। दैट मीन्स इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लाइट फिनोमिनन, ठीक है। दैट मीन्स रेनबो फॉर्मेशन हैज़ ऑकर्ड ड्यू टू द डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब ये
डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हुआ कैसे है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो रेनबो फॉर्मेशन है वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई में होता है आफ्टर रेन शावर, ठीक है। रेन शावर जैसे ही मतलब बारिश पड़ती है तो हमें आसमान में रेनबो फॉर्मेशन दिखती है, ठीक है। और मतलब ड्राई वेदर में हमें रेनबो फॉर्मेशन नहीं दिखती। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट होती है वो उन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, कुछ रह जाते हैं मतलब एटमॉस्फेरिक एयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, तो उन्हीं की वजह से जो डिस्पर्जन हुआ होता है सनलाइट का, उसी की वजह से हमें रेनबो फॉर्मेशन मिलती है। हमें पता है कि जब भी एक प्रिज्म में वाइट लाइट पास होती है तो ड्यू टू डिस्पर्जन वो स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, ठीक है। तो जब भी वाइट मतलब ये वाइट लाइट इस वाटर ड्रॉपलेट में पास होगी तो ये भी इसमें भी डिस्पर्जन होगा, दैट मीन्स इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू 7 कलर्स, सो वी गेट द रेनबो, ठीक है। तो अब हमें रेनबो मिलती कैसे, अब इसमें जो डिस्पर्जन वगैरह होता कैसे है, ठीक है। तो जब भी फॉर एग्जांपल दिस कंसिडर दिस इज एन वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जब भी इस पर सनलाइट और वाइट लाइट पड़ती है तो इस पर पहले रिफ्रैक्शन हुआ होता है क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है रे, दैट मीन्स दिस इज द एयर मीडियम एंड दिस इज द वाटर, ठीक है। ये दूसरा मीडियम है, एयर एक मीडियम है, ठीक है। तो हमें पता है जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये एक्ट करता है एज ए प्रिज्म, तो जब भी प्रिज्म में वाइट लाइट पास होगी तो डिस्पर्जन होगी, तो दो फिनोमेनन तो यहाँ पे ही एक्सप्लेन हुए हैं। जब भी सनलाइट यहाँ इसमें पास होगी तो रिफ्रैक्शन होगी और डिस्पर्जन होगा, दैट मीन्स इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू 7 कलर्स, तो 7 कलर्स में ब्रेक डाउन होगा और रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो जब भी ये रिफ्रैक्टेड रे इस वाली सरफेस से टच होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, दैट मीन्स इट विल बी इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और वी कैन से दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स ऑल द रेज ऑल द कलर्स विल बी रिफ्लेक्टेड, दैट मीन्स कोई भी कलर पास नहीं होगा, सारे कलर्स रिफ्लेक्ट होंगे, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा और यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। और यहाँ पे जब भी जैसे ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो जैसे ही ये बाहर निकलेगी फिर से वाटर एक मीडियम है, एयर एक मीडियम है, तो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, दैट मीन्स यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा, दैट मीन्स पहले ही जब लाइट एंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन होगा, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और फिर जैसे ही बाहर निकलेगी लाइट तो रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगी, एक बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और एक बार डिस्पर्जन होगा, ठीक है। तो जैसे ही रिफ्रैक्शन होगी तो डिस्पर्जन तो पहले ही हुआ है, सो वी गेट ए बैंड ऑफ कलर्स इन द स्काई नोन एज रेनबो, ठीक है। तो ऐसे हमें रेनबो फॉर्मेशन होती है मतलब एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ऐसे रेनबो फॉर्मेशन बनती है, रेनबोज बनती है। और वी कैन से फ्रॉम दिस एग्जाम्पल फ्रॉम दिस फिगर वी कैन क्लियरली डिस्टिंग्विश द रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है। एक वाइट लाइट आई, इस वाटर ड्रॉपलेट से पास हुई, ये वाटर ड्रॉपलेट एक्ट करेगा एज प्रिज्म, ठीक है। सो डिस्पर्जन विल ऑकर एंड हियर रिफ्रैक्शन विल ऑकर ड्यू टू एक वाइट मतलब एटमॉस्फेयर से एयर से वाटर ड्रॉपलेट में पास हुई है तो मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन होगी एंड डिस्पर्जन होगी बिकॉज इट विल एक्ट लाइक ए प्रिज्म, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और सिंपली रिफ्लेक्शन होगा। और जब जैसे ही ये वापस आएगी, ठीक है, जैसे ही मतलब इस वाटर ड्रॉपलेट से लाइट मतलब बाहर की तरफ ट्रैवल करेगी तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा और हमें रेनबो फॉर्मेशन दिख जाएगी, ठीक है। अब क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेयर में भी रिफ्रैक्शन होता है। अब एटमॉस्फेयर में क्यों रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे ही हम हाई ऑल्टीट्यूड दैट मीन्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जो एटमॉस्फेयर है सरफेस ऑफ अर्थ का वो रेयर होता जाएगा, दैट मीन्स इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे ही हम ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे एटमॉस्फेयर डिक्रीज होता जाएगा, दैट मीन्स नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ दैट एटमॉस्फेयर इज डेंस एंड फ्रॉम अबव द अर्थ व्हेन वी रीच एन अल्टीट्यूड, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम नीचे की तरफ आते जाएंगे ऑप्टिकल डेंसिटी और वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंक्रीज होता जाएगा, ये हमें याद रखना है क्योंकि डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे दैट मीन्स टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। जैसे ही हम टुवर्ड्स द अर्थ आते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा या वी कैन से दैट ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक। ये हमें याद रखना है। ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे हम ऊपर जाएंगे दैट मीन्स अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और जैसे ही टुवर्ड्स द अर्थ आएंगे तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक। ये हमें याद रखना है। अब हमें पता है कि जो सन है उसके बाद वैक्यूम है, उसके बाद कोई एयर नहीं है, और जैसे ही लाइट एंटर करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में तो एयर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा तो जैसे ही लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम वैक्यूम टू द एयर रिफ्रैक्शन विल ऑकर, ठीक। तो ये हमें याद रखना है। जैसे ही दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि वैक्यूम का एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और डेंस एयर का एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीज टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, जो मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज हॉट एयर इज अबो इज लेस डेंस दैन द कोल्ड एयर बिलो, ठीक। सो लाइट ग्रेजुअली बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो लाइट विल दैट मीन्स लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक, ऐसे बेंड होगी।
सो द रियल पोजिशन, और वी कैन से ऑन द बेस ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बहुत सारे फिनोमेना फिर से डिस्कस होते हैं। तो हमें ये याद रखना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है, और रिफ्रैक्शन क्यों होती है, बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज, ठीक है, क्योंकि लाइट जो सन के बाद वैक्यूम होता है उसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर मतलब एयर में आ जाता है, तो वहाँ पे अब अबो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हॉट होती है, दैट मीन्स लेस डेंस होती है, और जो बिलो एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो हाईली डेंस होती है, और डेंसिटी उसकी हाई होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती है जैसे ही हम अर्थ की तरफ आएंगे, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा जैसे ही हम अर्थ की तरफ आएंगे। सो व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और रिफ्रैक्शन विल ऑकर, सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑकर्स। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे फिनोमेना हमें दिखाई देंगे, और पहला मतलब फिनोमेना ये है कि जो स्टार्स होते हैं वो हमें हायर दिखते हैं, मतलब जो उनकी अपेरेंट पोजीशन होती है, जो उनकी असल पोजीशन होती है, उससे वो ऊंचे दिखते हैं हमें, उससे वो मतलब हायर दिखते हैं, उससे वो थोड़े से मतलब एट ए डिस्टेंस दिखते हैं हमें। तो इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, और वी कैन से दैट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पोजीशन थी स्टार की, तो लाइट रेज तो डायरेक्ट आती, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है, पहले लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर से मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, तो फिर से बेंड होगी, तो हमें लगता है कि ये इस पोजीशन में है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन इसकी ये थी, बट ड्यू टू बेंडिंग, कांस्टेंट बेंडिंग, हमें लगता है कि ये इस पोजीशन में है स्टार। सो अपेरेंट पोजीशन इज हायर देन द एक्चुअल पोजीशन, ठीक। सो स्टार्स अपीयर, और सिंपली वी कैन से ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू कंटिन्यूअस बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द स्टार कमिंग फ्रॉम द स्टार अपीयर्स हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। तो ये हमें याद रखना है। दूसरा फिनोमेना ऑन द बेस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखती है। स्टार्स ट्विंकल नहीं करते, ये हमें याद रखना है, मतलब ट्विंकल मतलब कंटिन्यूअस फेंटिंग एंड कंटिन्यूअस ब्राइटनिंग, ठीक है। ये हमें लगता है ना, जब रात में हम देखते हैं तो हमें लगता है कि स्टार्स कंटिन्यूअस फेंट और ब्राइट होते जा रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, लेकिन एक्चुअल में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते नहीं है। स्टार्स मतलब जैसे हमारा सन स्टार है, वैसे ही बहुत सारे स्टार्स है, तो जैसे सन ट्विंकल नहीं करता, मतलब ऐसे फेंट और ब्राइट नहीं होता, वैसे स्टार्स भी ब्राइट नहीं होते, लेकिन जैसे फैट नहीं होते, ठीक है, जैसे बट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखता है। अब ये फिनोमेना कैसे एक्सप्लेन होता है, ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है ये हमें पता है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट है, ठीक है। जो स्टार लाइट आती है, दैट मीन्स द लाइट फ्रॉम द स्टार आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती है, उसकी वजह से हमें ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिख जाता है, ठीक है। तो हमें अब हमें ये कैसे दिखता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है फिर से वही कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा तो कंटिन्यूस बेंडिंग होगी लाइट की, तो जब कंटिन्यूस बेंडिंग लाइट की होगी तो हमें कभी कभी वो लाइट जो है ब्राइट दिखेगी और कभी कभी थोड़ी सी फेंट दिखेगी, ठीक है। उसकी वजह से हमें लगता है कि ट्विंकलिंग स्टार्स क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन क्या है कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, फिर प्लैनेट से भी लाइट आती है, फॉर एग्जाम्पल लाइट मून से भी लाइट आती है, रिफ्लेक्टेड लाइट आती है, तो वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, क्योंकि जो स्टार्स है वो बहुत बहुत ज़्यादा दूर है, दैट मीन्स दे आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट्स, ठीक है, और प्लैनेट्स क्या है, क्लोजर टू द अर्थ है, ठीक है। इसलिए जो स्टार्स है वहाँ से जो लाइट आती है उसको हम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, और जो प्लैनेट से लाइट आती है उसको एक्सटेंडेड, दिस आर कंसिडर्ड एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसी सो द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स नलिफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट से लाइट आती है ये ट्विंकलिंग इफेक्ट को नलिफाई करती है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज द लाइट फ्रॉम द प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक, ये हमें याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखनी है, जो ट्विंकलिंग जो स्टार्स है वो फार अवे फ्रॉम द मतलब अर्थ है, और जो प्लैनेट्स है वो नियर टू द अर्थ है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूस जो स्टार से लाइट आएगी तो एट अ लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है, कंटिन्यूस बेंडिंग होगी ड्यू टू हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसी वजह से वो हमें ट्विंकलिंग दिखती है उनकी। तो फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ये ट्विंकलिंग इनकी दिखती है, ठीक। अब एक और फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक, इंपॉर्टेंट फिनोमेना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है और इसके बेस पे बहुत सारे फिनोमेना है, ठीक है। तो हमें पहले हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट को समझते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है, ठीक है। जैसी लाइट पास होती है एयर में से, ठीक, ये एटमॉस्फेरिक एयर है, ठीक है, जैसी इसमें लाइट पास होगी ये जो लाइट है ये एब्जॉर्ब होगी बाय एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल और स्मोक, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में हमें पता है कि स्मोक होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में। तो जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स पे लाइट पड़ेगी तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स या स्मोक या डस्ट वगैरह एयर मॉलिक्यूल्स ये क्या करेंगे, उस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ये इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर री रेडिएट करते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट मीन्स दीज आर फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय दीज मॉलिक्यूल्स एंड आफ्टर दैट दीज आर री रेडिएटेड, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो बहुत सारी डायरेक्शन में इनको री रेडिएट करते हैं, तो इसी वजह से हमें मतलब बहुत सारा ब्राइटनेस दिखती है उन लाइट की। सो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट एंड देन री रेडिएटिंग दिस लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये हमें याद रखना है।
अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का डिफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट बाय वेरियस मॉलिक्यूल्स इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड आफ्टर दैट री रेडिएटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, बहुत सारी डायरेक्शंस में री रेडिएट करना है इनको। ठीक है, इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, अब ऑन द बेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडाल इफेक्ट डिस्क्राइब होता है जब भी एक बीम ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट पास होती है कोलाइडल सोल्यूशन में। ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पाथ ऑफ लाइट होती है वो विजिबल होती है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, दिस इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। तो जब भी एक कोलाइडल सोल्यूशन में एक बीम ऑफ लाइट ट्रैवल करती है, तो अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें एक बीम ही दिखाई देंगी उस सोल्यूशन में से। ठीक है, उस सोल्यूशन में हमें एक बीम ऑफ लाइट दिखाई देगी, मतलब क्लियर बीम ऑफ लाइट दिखाई देगी। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, एक बीम ऑफ लाइट इसमें भी, मतलब वुड्स जो हमारे फॉरेस्ट है उसमें देख सकते हो आप। ठीक है, सुबह सुबह मतलब सनराइज के टाइम हमें बीम्स ऑफ लाइट दिखाई देती है। ठीक है, तो ये बिकॉज दीज कोलाइडल पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट, इसी इफेक्ट को कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। ठीक है, एंड दिस टिंडाल इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो हमें स्कैटरिंग समझ में आ गया क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड आफ्टर दैट री रेडिएटिंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज नोन एज स्कैटरिंग। अब ये आप देख सकते हो बीम ऑफ लाइट। ठीक, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेस पे हम बहुत सारे मतलब फिनोमेना डिस्कस करते हैं। इसका ये एक मतलब प्रोसेस है कि हमें कलर ऑफ स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। जब भी हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान का कलर जो है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, तो ब्लू ही क्यों? ठीक है, एक लॉ है रेलेज लॉ, RAYLEIGH। ठीक है, रेलेज लॉ। ठीक है, एक रेलेज लॉ वो ये कहता है कि अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर होगी वो इंक्रीज, मतलब स्कैटर्ड अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड इंक्रीज विद डिक्रीजिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी जो स्कैटरिंग है वो कम होगी। दैट मीन्स रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ हमें पता है ज़्यादा है, उसकी स्कैटरिंग कम होगी, ये हमें याद रखना है। ब्लू जो है उसकी वेवलेंथ कम है, ब्लू की स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, ये हमें याद रखना है। रेलेज लॉ समझ में आ गया? रेलेज लॉ क्या कहता है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए ये कम स्कैटर होगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसी वजह से जो ये स्टॉप्स पे रोड्स के स्टॉप से वहाँ पे सिग्नल जो है वो रेड लगाया जाता है, डेंजर सिग्नल जो है रेड लगाया जाता है, या गाड़ियों के पीछे रेड लाइट लगाई दी जाती है क्योंकि वो स्कैटर कम होती है। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस तक पहुँच जाती है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा कम होती है। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी क्योंकि वो स्कैटर कम होती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे डेंजर सिग्नल्स वगैरह रेड लगाए जाते हैं ताकि वो दूर तक चले जाए, मतलब जो दूर से आदमी देख रहा है उसको भी वो रेड लाइट दिखाई दे क्योंकि वो स्कैटर कम होगी। तो यही रेलेज लॉ कहता है कि जो स्कैटर कम होगा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो स्कैटर कम होगा। ठीक, अब हमें पता है रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो रेड लाइट से सबसे कम स्कैटर होगा, और ब्लू लाइट जो है उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी वेवलेंथ कम है तो इसलिए ये ज़्यादा स्कैटर होगी। तो इसी वजह से जब भी लाइट ट्रैवल करती है एटमॉस्फेयर में तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। स्कैटरिंग मैंने बताया कि जब भी एटमॉस्फेरिक मतलब मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को और फिर री रेडिएट करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो जब भी लाइट आएगी वो स्कैटरिंग होगी। तो अब पता है जब भी स्कैटरिंग होगी तो वो कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा। दैट मीन्स ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है तो वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा। दैट मीन्स इट विल बी स्कैटर्ड ऑल अराउंड। तो जैसे ही ब्लू कलर स्कैटर होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, तो ये पूरे एटमॉस्फेयर में छा जाएगा। तो इसी वजह से हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, स्काई का कलर जो है वो ब्लू दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, हमें बस ये याद रखना है कि रेलेज लॉ कहता है कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे कम स्कैटर होगा, और रेड लाइट की सबसे ज़्यादा है इसलिए रेड लाइट स्कैटर नहीं होता, और ब्लू की कम है इसलिए ब्लू स्कैटर होता है सबसे ज़्यादा। ड्यू टू दिस स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर इन द एटमॉस्फेयर वी गेट द स्काई कलर ब्लू। ओके, ये हमें याद रखना है। ये फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर। ठीक, अब एक और मतलब ये है कि कलर ऑफ स्काई एट सनराइज और सनसेट। जैसे ही मतलब जैसे ही ये सनराइज होता है और सनसेट होता है तो कलर उस स्काई का कलर हमें थोड़ा सा सुर्ख दिखाई देता है। दैट मीन्स थोड़ा सा रेड दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों दिखाई हमें देता है? ऑल्दो वी कैन से दैट द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, तो लेकिन सनराइज और सनसेट के दौरान मतलब हमें रेडिश कलर क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो हमें ये याद रखना है जैसे ही सनराइज होता है और सनसेट होता है तो सन सबसे फार अवे डिस्टेंस पे होता है, यानी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे सनराइज और सनसेट पे होता है, और जब मतलब एट द हेड होता है तो सबसे कम डिस्टेंस पे होता है क्योंकि डायरेक्टली एट द हेड पे होता है। ठीक है, और सनराइज और सनसेट पे सबसे फार मतलब लॉन्गर डिस्टेंसेस पे होता है। ठीक है, तो जैसे ही इससे लाइट ट्रैवल होगी तो ब्लू कलर स्कैटर होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है,
ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होगा, और जो रेड लाइट है वो उसकी वेवलेंथ चूँकि सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए वो सबसे कम स्कैटर होगा। ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंसेस वी सी द कलर ऑफ द स्काई रेडिश। तो ये हमें याद रखना है। जैसे मैंने डेंजर सिग्नल में कहा कि हम रेड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एट द सनराइज एंड द सनसेट ऑफ द सन इज़ वेरी लार्ज। इसलिए जो ब्लू कलर है वो स्कैटर होगा सबसे ज़्यादा, लेकिन उसकी वेवलेंथ कम है, इसलिए वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। लेकिन जो रेड कलर है, रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, और जैसे ही वो ट्रैवल करेगा वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा, इसलिए हमें पूरा कलर जो है स्काई का वो रेडिश दिखाई देता है, ठीक है। ये याद रखना है। अब है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। जैसे ही सनराइज होता है तो हमें एडवांस में 2 मिनट बिफोर हमें सनराइज दिखाई देता है, और जैसे ही सनसेट होता है तो हमें 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट दिखाई देता है। दैट मीन्स 2 मिनट्स बिफोर सनराइज हमें सन दिखाई देता है, एंड 2 मिनट्स आफ्टर हमें सनसेट दिखाई देता है। एंड दिस प्रोसेस इज ड्यू टू द कंटिन्यूस बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। कंटिन्यूस बेंडिंग ऑफ लाइट जैसे ही बेंड होती जाएगी, ठीक है, तो हमें इसकी एक्चुअल पोजीशन, जैसे स्टार की केस में मैंने डिफाइन किया था, हमें अपेरेंट पोजीशन इसकी हायर दिखेगी और इसकी भी पोजीशन हमें बिलो दिखेगी, ठीक है। ड्यू टू कंटिन्यूस बेंडिंग और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हमें क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस बेंडिंग होती जाएगी, ठीक है, और हमें चूँकि इट इज़ बिलो द हॉरिजन, इसलिए हमें सन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, हमें ड्यू टू बेंडिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी बेंडिंग होगी कंटिन्यूस, ठीक, तो हमें सन यहाँ पे दिखाई देगा। सो सन इज सीन 2 मिनट्स बिफोर सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब एक और पॉइंट जो हमें याद रखना है कि मैंने इसमें कहा कि स्काई है वो ब्लू हमें दिखाई देता है, लेकिन क्लाउड्स हमें जो है वो वाइट क्यों दिखाई देते हैं, वो भी ब्लू क्यों नहीं दिखाई देते, ठीक है। इसका मेन रीज़न हमें याद रखना है, जो क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है उसमें, दैट मीन्स उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और उनका साइज़ भी बड़ा होता है, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, सारे कलर्स को स्कैटर करते हैं इक्वली, सारे कलर्स को स्कैटर करते हैं इक्वली। इसलिए हमें जो एट लास्ट हमें दिखाई देते हैं, हमें सारे कलर्स दिखाई देते हैं। सारे कलर्स का मतलब क्या है, हमें वाइट लाइट दिखाई देती है, याद, बिकॉज वाइट लाइट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑल द कलर्स, ठीक है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो बड़े बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो हर एक कलर को इक्वली स्कैटर करते हैं, इसलिए हमें वाइट लाइट दिखाई देती है। दैट मीन्स वी गेट ऑल द 7 कलर्स, वी सी ऑल द 7 कलर्स, ठीक है। और एक और चीज़ है, जैसे ही मतलब एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या जो वो पैसेंजर जो हाई फ्लाई करते हैं, दैट मीन्स एट हायर आल्टीट्यूड ऑफ फ्लाई करते हैं, उनको एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स उनको जो स्काई है वो डार्क क्यों दिखाई देती है, बिकॉज वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होती, दैट मीन्स एट हायर आल्टीट्यूड्स दैट मीन्स एट अबव द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो स्कैटरिंग होती है वो एटमॉस्फेयर में होती है, एटमॉस्फेयर के अबव स्कैटरिंग नहीं होती, इसलिए हमें पूरा स्काई जो है डार्क दिखाई देता है, और वी कैन से दैट ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये थे कुछ बेसिक फिनोमेना ऑफ ह्यूमन लाइट एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो है ये कंक्लूड होता है, ये जो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो ये हमने कंक्लूड किया। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट में कर सकता है, ठीक है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग, स्टे सेफ, थैंक यू।